हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में। अभी तक हम लोग जो भी चैप्टर और टॉपिक कवर कर रहे थे वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट था और ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, बट ये जो पोर्शन है ये हमारे थर्ड सेगमेंट का पार्ट है। थर्ड यूनिट इसको कह सकते हैं या थर्ड सेगमेंट है, जिसमें हम लोगों को वेरियस टेक्निक्स देखनी है कि किस टेक्निक्स के थ्रू हम लोग ब्लड डायग्नोस करते हैं, हीमोग्लोबिन असिस्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है बॉडी की डिस्कम्फर्टनेस को या फिर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि साइटोलॉजी या क्लिनिकल पैथोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, क्या इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि साइटोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी? सो साइटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, जहां पर हम सेल की स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब बात आती है कि डायग्नोस्टिक पर्पस में हमें सेल की स्टडी क्यों करनी है। तो पहली बात, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी फिजियोलॉजी अल्टर होती है, तो वो अपने सेलुलर लेवल पर ही होती है। किस लेवल पे होती है? सेलुलर लेवल पे होती है। या अगर हम बात करें बॉडी में कोई ट्यूमर बन रहा है, वो ट्यूमर हमारा मैलिग्नेंट है या फिर वो ट्यूमर हमारा बेनाइन है या फिर वो नॉर्मल कोई सिस्ट है, ठीक है, या फिर वो कोई मांस का गुच्छा है, कोई क्लस्टर है, क्या है वो चीज़, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या किस तरह उसको नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट मानेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी का आंसर जो है वो हमें मिलता है बाय साइटोलॉजी। हम उस सेल की स्टडी करेंगे। जब हम सेल की स्टडी करेंगे, एक सेलुलर लेवल पे अपने आई टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, देन हम एबल होंगे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक नॉर्मल सेल और जो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस वाली सेल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वो जो सेल बन रही है एबनॉर्मल तरीके से, वो कितनी उस पर्सन के लिए हार्मफुल है, या फिर वो हार्मफुल है भी या फिर वो नहीं है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है। वो सारी चीज़ें हम किसके थ्रू देखते हैं? साइटोलॉजी के थ्रू देखते हैं। दूसरी बात आती है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी फिर क्या होता है। एक टर्म तो हम लोग ने डिस्कस किया, साइटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो हमारी पैथोलॉजी की ही एक सब ब्रांच है। क्लिनिकल पैथोलॉजी इज अ सब ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी तो क्या होती है वो हम लोगों को मालूम है, क्या होती है? स्टडी ऑफ पैथोजेंस या स्टडी ऑफ एनी सफरिंग बॉडी। कोई भी बॉडी है जो किसी चीज से सफर कर रही है, कोई उसमें डिस्कम्फर्ट है, कोई डिजीज है या डिसऑर्डर है, जो भी चीज है बियॉन्ड नॉर्मल स्केल। अगर ओवरऑल बात की जाए तो बियॉन्ड नॉर्मल, नॉर्मल के आगे, ठीक है, नॉर्मल के अलावा जो भी चीज हमारी बॉडी में है, वो सारी की सारी चीज किस में आएंगी? हमारी पैथोलॉजी में आएंगी। अब उसी पैथोलॉजी का सब डिवीजन होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी। इस क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम क्लिनिकली, दैट मीन्स टेस्टिंग करते हैं, बहुत से टाइप की टेस्टिंग करते हैं, साथ ही साथ उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस बॉडी में या उस पर्सन में कौन सा माइक्रोब है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या बॉडी में ही कोई फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के केस में, या बॉडी में कोई म्यूटेशन हो गया हो, कोई जेनेटिक अल्टरेशन हो गया हो, चेंजेस हो गए हैं, या वो जो बीमारी आई है वो हमारी जेनेटिकली पेरेंटिंग बीमारी चली आ रही है, जैसे कि अर्थराइटिस वगैरह है। तो क्या है उस बॉडी के अंदर चेंजेस, उन सभी चेंजेस को हम क्लिनिकल पैथोलॉजी के रूप में उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, और ये एक कंफर्म करते हैं कि पर्सन जो है वो किस चीज से सफर कर रहा है।
और उसी के बाद हम एबल होते हैं उस चीज को मैनेजमेंट करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन इस चीज का डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले साइटोलॉजी की बात करते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी? अब ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है स्टडी ऑफ सेल है। तो जो स्टडी ऑफ सेल होती है वो हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा बायोप्सी, फर्स्ट मेथड होता है बायोप्सी मेथड, और दूसरा मेथड होता है नॉन बायोप्सी मेथड, नॉन बायोप्सी मेथड। सो नाउ बायोप्सी अब क्या होती है? बायोप्सी एक तरह का माइनर सर्जिकल प्रोसेस होता है, और उस सर्जिकल प्रोसेस में जो भी ट्यूमर है, यहाँ पर अगर कोई भी ट्यूमर है या सेल ग्रोथ है, कोई भी सेल है, उस सेल का हम छोटा सा पार्ट, सिर्फ छोटा सा पार्ट कट करते हैं, उस एरिया से अलग करते हैं, डिटैच करते हैं, और उसकी एक हिस्टोलॉजिकली स्लाइड बनाते हैं। जैसे सपोज ये हमारी एक स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, ये एक ग्लास स्लाइड है। इस स्लाइड पर हम अपने उस ऑर्गन को प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने छोटा सा कट लिया था उस ऑर्गन का, सपोज वो ओरल रूट, ओरल कैविटी का कोई पार्ट हो, स्टमक का हो, हमारे जीआईटी का हो, इंटेस्टाइन का हो, ब्रेन का हो, या स्मूथ मसल हो, हार्ट हो, कोई भी ऐसा ऑर्गन जहां पर सेल्स ग्रोथ कर रही हैं, या फिर ऐसा कोई भी ऑर्गन जहां हमें उसकी सेलुलर स्टडी करनी है, तो उस पोर्शन का हम छोटा सा पोर्शन कट करके अपनी ग्लास स्लाइड पे प्लेस करेंगे, और उसके बाद उसको ग्लास माइक्रो ग्लास स्लाइड से कवर करके इसमें स्टेनिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टेनिंग का यूज करते हैं। स्टेनिंग एक तरह की डाई होती है, उस डाई के अंदर हमें जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मली और विजुअली क्लियरली दिखाई देती हैं। देन इसके बाद इस ओवरऑल प्रिपरेशन को हम अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हैं, और ये देखते हैं कि उस सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या सेलुलर लेवल पे, स्ट्रक्चरली लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों की दोनों क्या हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, हैम्पर्ड हो रही हैं, जो पर्सन को एबल नहीं बनाता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अब बॉडी का कोई भी सिस्टम अगर हमारा अल्टर हो रहा है, प्रोग्रामिंग उसकी चेंज हो रही है, तो उस केस में पर्सन एबल नहीं हो पाता कि वो अपने काम को रूटीनली वाइज परफॉर्म कर सके, वो भी एकदम प्रॉपर मैनर में। अगर हमारे जीआईटी ट्रैक में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस है, अल्सर ही है समझ लीजिए, तो वहां पर इतना पेन होता है, उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। जब फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, डिसबैलेंस बनेगा बिटवीन मल्टी मिनरल्स और वाइटामिन्स के बीच में, तो उसकी वजह से काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस आगे देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन के थ्रू बायोप्सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो कि एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है। इट इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसेस। अब सर्जिकल प्रोसेस है तो दैट मीन्स इसमें कुछ और भी पॉइंट होंगे, दैट ये थोड़ी सी पेनफुल होती है, साथ ही साथ इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई क्लिनिशियन हो जो इस टेस्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व करके परफॉर्म कर सके। ये कोई ओपीडी प्रोसीजर नहीं है, ये एक ओपीडी प्रोसेस नहीं है। इट डज नॉट ओपीडी प्रोसेस, मतलब पर्सन आया ओपीडी में, अपना सैंपल दिया और चला गया, नहीं, उसको हमें प्रॉपर ऑब्जर्व करना है। क्यों ऑब्जर्व करना है? बिकॉज हमने उस पर्सन को एनेस्थाइज किया हुआ है। एनेस्थीसिया से रिकवरी के बाद उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ब्लोटिंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है, लूज मोशन तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसका क्या है एक्चुअली फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर उसका डिप्रेस तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ड्यूरिंग बायोप्सी मॉनिटर करनी पड़ती है, और जो थोड़ी सी क्रिटिकल प्रोसेस भी होती है, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिकली भी थोड़ी सी कॉस्टली होती है। क्या होती है? ये कॉस्टली होती है। ठीक, नॉर्मल प्रोसीजर के कंपेयर में ये कॉस्टली होती है।
सो दैट्स वाई बायोप्सी का यूज बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी हमारा सेल का ट्यूमर है वो बेनाइन फेज में है या फिर वो मैलिग्नेंट फेज में है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है बायोप्सी का। बट जब पेशेंट हमारे पास विजिट के लिए आ रहा है, ओपीडी में आ रहा है, तो हम उसको तुरंत बायोप्सी के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। पहले कई सारे प्रोसीजर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी से गुजरते हैं, देन उसके बाद नॉन बायोप्सिक मेथड्स भी होते हैं, उनको देखते हैं, देन लास्ट में अगर तब भी कंफ्यूजन है फिजिशियन को, डॉक्टर्स को, देन लास्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं उसके लिए बायोप्सी का। तो ये बात हमें क्लियर है कि बायोप्सी एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें ट्यूमर का या फिर उस पोर्शन का, सेल का कुछ पोर्शन हम वहां से सेपरेट करते हैं, डिटैच करके उसको ग्लास स्लाइड पे एक टिश्यू स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी क्या है, टिश्यू स्लाइड है, इट इज अ टिश्यू स्लाइड। अब इस टिश्यू स्लाइड को हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन में करेंगे। एग्जामिन करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसी बिहाफ पे उस चीज की डायग्नोसिस होगी। तो नेक्स्ट, अब नॉन बायोप्सी मेथड पे आते हैं। व्हाट इज नॉन बायोप्सी मेथड? सो नॉन बायोप्सी आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, ट्रेंडी हो चुका है। नॉन बायोप्सी मेथड में बेसिकली मेजर टाइप की इमेजिन टेक्निक्स आती हैं। इमेजिन टेक्निक्स जो हमारे सेलुलर लेवल पे ही काम कर रही हैं, बट एग्जैक्ट उस पोर्शन को हम वहां से अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस पोर्शन को बॉडी के अंदर ही एग्जामिन कर रहे हैं। इमेजिन टेक्निक में जैसे कि मल्टीपल टाइप्स की सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआईज होती हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, यूएसजी, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सब क्या है? अब ये होगा कि ये सेलुलर लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं। एक्सरे तो अच्छी खासी फिल्म होती है, तो उस फिल्म में या अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस होती हैं, उस इमेज में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, अब वो ऑर्गन स्ट्रक्चर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो भी तो एक सेल का बना हुआ है। ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, टिश्यू से बना है, बट टिश्यू किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना है। तो अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या एग्जामिन कर रहे हैं? उसका सेलुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिविजुअल सेल को हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल ऑर्गन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर वहां पे कोई सेल है हमारी नॉर्मल अरेंज हैं, तो वो अपने स्ट्रक्चर में मेंटेन रहेंगी, उनका जो एनाटॉमी होगी वो फिक्स रहेगी। बट जहां पर भी देखा जाएगा एमआरआई के थ्रू कि वहां पे कुछ क्लस्टर हो गया है, क्लॉटिंग हो गई है या फिर ब्लॉकेज हो गई है किसी भी ऑर्गन में, तो वो ब्लॉकेज, वो क्लॉटिंग, वो किस वजह से हुई है? क्योंकि वहां पर क्या है, सेल का एक्यूमुलेशन हुआ होगा, सेल एक्यूमुलेशन हुआ होगा, या फिर वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ होगा, कोई ना कोई चीज तो वहां पे जाके अटैक की होगी, या कोई पैथोजन होगा, कोई पैथोजन एक्यूमुलेट हुआ होगा, तो वो हमारी सेल को ही हम नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो सेल को ही अपना होस्ट बना रहा है। तो ओवरऑल हमारी जो बायोप्सिक और नॉन बायोप्सिक, ये दोनों ही टेक्निक्स जो हैं साइटोलॉजी के अंदर आ रही हैं, और ये दोनों ही हमारे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्ट्रक्चर लेवल पे ये सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बॉडी में क्या डिस्कम्फर्टनेस हो रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारी साइटोलॉजिक हो गई। अब बात करते हैं क्लिनिकल की, कि व्हाट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी। जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है वो ओवरऑल सिर्फ स्ट्रक्चर को ही नहीं, बॉडी के फ्लूइड्स को भी मेंटेन करती है, बॉडी फ्लूइड का भी एग्जामिन करती है, बॉडी फ्लूइड के साथ साथ ये ब्लड का भी एग्जामिन करती है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी मल्टीपल टाइप्स के टेस्ट होते हैं, या फिर ये कह लें कि पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर, बॉडी के जो पैरामीटर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, बॉडी वेट कितना है, बॉडी की हाइट कितनी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर क्या है, ठीक, टेम्परेचर क्या है, ये सारे क्या है, बॉडी के पैरामीटर्स हैं।
ये पैरामीटर्स के लिए हमें बॉडी की स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बॉडी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है, ब्लड की ज़रूरत नहीं है। ये ओवरऑल हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी का पार्ट होते हैं, जिनको हम नॉर्मली ओपीडी के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। अगर कोई पर्सन आया है तो हम उसको एनेस्थाइज करके या इंजेक्शन लगा के उसका बॉडी वेट मेज़र नहीं करेंगे। बॉडी वेट मेज़र करने के लिए बस बॉडी वेट मेजरिंग मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर पर्सन को खड़ा करते हैं, देन उसका वेट हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल क्लिनिकल पैथोलॉजी में आती हैं। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड को भी एग्जामिन करते हैं इसमें। अब बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? सो बॉडी फ्लूइड्स की अगर बात की जाए तो बॉडी फ्लूइड्स में हमारे सीमेन टेस्ट आएंगे, ठीक। उसके बाद यूरिन, क्योंकि यूरिन हमारा ब्लड नहीं है, वो रेदर देन ब्लड है, दैट मीन्स बॉडी का एक फ्लूइड है। उसके बाद हमारा CSF होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट हुआ हमारा फ्लूइड होगा, ब्रेन में प्रेजेंट हुआ फ्लूइड होगा, फ्लूइड्स होंगे सारे, ठीक है। उसके बाद ग्रे मैटर्स होता है, वाइट मैटर्स होता है, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं वो होता है। देन उसके बाद स्वेट होते हैं, कभी कभी स्वेटिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सेस पसीना निकलता है लोगों को, तो उसका भी एग्जामिन किया जाता है कि उसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें लॉस हो रही हैं। कोई मेडिसिन तो ऐसी नहीं है जो पर्सन इनटेक कर रहा हो जो स्वेटिंग के थ्रू इवेपोरेट हो रही हो, तो जिसकी वजह से उसका स्वेट बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा हो, या कोई बैक्टीरिया तो उसमें प्रेजेंट नहीं हो रहा जो ग्रो हो रहा हो उसकी ऑर्डर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम बॉडी फ्लूइड में एग्जामिन करते हैं अंडर क्लिनिकल पैथोलॉजी। ब्लड एग्जामिन की अगर बात की जाए, तो ब्लड एग्जामिन जो होती है वो हमारे हिमाटोलॉजी में आएगा। वो टर्म हमारा, उसको हम कंबाइनली बोलते हैं हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी एक ऐसी टर्म होती है जो ब्लड का एग्जामिन करती है कि ब्लड की नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज, और हमारी जो पर्सन की करंट रेंज है, करंट वैल्यू कितनी है, और नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज कितनी है। ये इन दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं बाय ब्लड एग्जामिन। अब नॉर्मल रेंज में हमारी CBC एक टेस्ट होता है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, TLC, DLC, कई टाइप के मेथड्स होते हैं, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल पर्पस की वजह से हम मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ब्लड में कौन सी रेंज ऐसी है जो फ्लक्चुएट हो रही है, अप और डाउन हो रही है, और स्पेसिफिक यूनिट के कम और ज़्यादा होने की वजह से स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन राइज होती हैं। सपोज अगर हम फॉर एग्जांपल प्लेटलेट की बात करें, हमने ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, क्या किया हमने, ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड सैंपल लिया, एक सैंपल में हमने प्लेटलेट की बात की, प्लेटलेट्स को देखा, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या आइडेंटिफाई मानेंगे, वो क्लिनिकल सिम्टम्स किसका हो सकता है, हमारे डेंगू का हो सकता है, ठीक। उसी जगह अगर RBC की बात करें, रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC का लेवल अगर कम हो रहा है, दैट में ब्लड का अमाउंट कम हो रहा है, ब्लड में RBC डिक्रीज हो रही है, तो ये क्लिनिकल साइन किसको इंडिकेट करेगा, RBC के कम होने को हम इंडिकेट करेंगे पर्सन क्या है, एनीमिया से सफ़र कर रहा है, एनीमिक पर्सन है, ये चीज़ें हैं। वहीं अगर उसी जगह WBC की बात करें, WBC का साइज पर काउंट इंक्रीज हो रहा है, WBC क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है, तो वहाँ पर हम क्लिनिकली क्या फीचर मानेंगे, उस पर्सन में क्या हो सकता है, किसी ना किसी टाइप का उसके अंदर इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, फाइटिंग प्रॉपर्टी रखती हैं, पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइट करती हैं। तो जब नंबर ऑफ पैथोजन बढ़ेंगे तो अपने आप हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस मेंटेन होते हुए WBC के काउंट भी बढ़ जाएंगे। बढ़ने की वजह से इंडिकेट होगा कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो हर एक बॉडी के ब्लड के कंपोनेंट के बढ़ने और कम होने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है,
और उसी रीजन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है अपनी क्लिनिकल पैथोलॉजी के थ्रू। अगर हमें एग्जैक्टली मालूम है कि बॉडी में इन्फेक्शन है तो हम उसको इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आप WBC काउंट चेक करवा लीजिए। या फिर अगर पर्सन बाहर से एनीमिक दिख रहा है, थकान महसूस हो रही है, बॉडी का कलर वाइट होता जा रहा है, रेडनेस कम हो रही है, भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो हमें पर्सन के ये सिम्टम से समझ में आ रहा है कि पर्सन एनीमिक है। तो एक कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम सिर्फ उसकी RBC काउंट को टेस्ट करवा सकते हैं या साथ ही साथ उसका हीमोग्लोबिन मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन भी उसका क्या होगा, कम ही होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। उसी तरह अगर पर्सन को बार बार फीवर आ रहा है और हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उस केस में डेफिनेटली हम सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट की टेस्टिंग करवाएंगे। हम बार बार उसका सारा टेस्ट करवा के इकोनॉमी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट करते रहेंगे बार बार जब तक ये जो काउंट कम हो रहा है वो क्या होना हो जाए, अपना नॉर्मल ना हो जाए, नॉर्मल रेंज में वो चीज़ें ना आ जाए, तब तक उस चीज़ को क्या करेंगे, हम टेस्ट करते रहेंगे। तो इसी तरह ये हमारे ब्लड एग्जामिन होती हैं हिमेटोलॉजी के अंदर। जब तक वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर ना आ जाए, करंट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू की इक्वल ना आ जाए, तब तक हमें वो टेस्ट परफॉर्म करवाते रहना है और पर्सन की कंडीशन को मेंटेन रखना है कि वो कंडीशन ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यही हमारा पूरा इम्पॉर्टेंस है क्लिनिकल पैथोलॉजी की और साइटोलॉजी की, जो हमारे पैथोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा कोर और इम्पॉर्टेंट बात रखती है। इसी के थ्रू हम अपनी डायग्नोस्टिक स्किल को मेंटेन कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू।